हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम को ख़त्म कर लिया पूरी तरीके से। अब आप नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद चाहे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आर्मी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे टेट दीजिए, चाहे सुपर टेट दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, प्री तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको नंबर सिस्टम दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तब, ठीक। तो बच्चों, आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्री, ठीक है। बल्कि एक बैच में मैं ज्योमेट्री पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री थोड़ी और डीप होगी, ठीक है। थोड़े और नॉलेज उसमें गेन करेंगे, थोड़ा और अच्छे से हम पढ़ेंगे उसे, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि जब हम लोगों ने पढ़ा था तो एक बैच में पढ़ा था, पहली बात। तो फिर दूसरी बात यह है कि ज्योमेट्री एक बार में समझ में नहीं आती है। पढ़ने के तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन कुछ बच्चे अब्जॉर्व नहीं कर पाए पूरी तरीके से, ठीक है। तो उनके पास दोबारा मौका है कि अपने कॉपी को सामने रखें, फिर मैं जो दोबारा चीज़ों को बता रहा हूँ उन्हें फिर से अब्जॉर्व करें। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री को, उनके लिए सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। उन्हें बस बेसिक डेफिनेशंस पता होंगे, उसके मैं इतर भी क्वेश्चन कराऊंगा और जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एकदम पॉइंट से मैं शुरू करूँगा कि पॉइंट क्या होता है, वहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। पॉइंट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वहाँ शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे ट्रायंगल, ज्योमेट्री, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल सब पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब पढ़ेंगे। और ज्योमेट्री पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके पेपर में आया होगा और उसे सॉल्व ना कर पा रहे हो, ठीक है। तो बच्चों, विश्वास बनाए रखिए और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी हम लोग के ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन में थोड़ा सा माहिर बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग आ गए, हम लोग को भी ऑनलाइन का कोई शौक नहीं था, ठीक है, लेकिन अब वो मजबूरी है, उसे में करना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर पढ़ना है तो इसी कुछ दिन के लिए 2-3-4 महीने आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, इसलिए इसके लिए माइंड मेकअप करिए, एक टाइम फिक्स करिए, उस टाइम पर आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो बच्चों, चलो आज का हम सिलेबस शुरू करते हैं। हमारा आज का है ज्योमेट्री। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ज्योमेट्री में बच्चों हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। पॉइंट क्या होता है, लाइंस क्या होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सारी बातें करेंगे। आपको एक भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी, ठीक। तो अपनी पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ आ जाइए, ठीक है। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट क्या होता है, इसे बोलते हैं बच्चों पॉइंट। ये होता है पॉइंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है पहले तो यही जान लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए आप लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो इसकी एक लंबाई है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा एक ऐसा आकृति होती है, पॉइंट हमारी एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ऊंचाई होती है, ठीक है। बच्चों, क्या आप इसकी लंबाई नाप सकते हो? नहीं नाप पाओगे। क्या आप इसकी चौड़ाई माप पाओगे? नहीं माप पाओगे। इसकी ऊंचाई माप पाओगे? नहीं माप पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट क्या है, एक ऐसी आकृति है जिसका ना कोई लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ऊंचाई होता है, ठीक है। नो हाइट, नो लेंथ, नो ब्रेथ, ठीक है। LBH इसका तीनों नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ, आप इसे लिखेंगे, पॉइंट हेडिंग डालेंगे और इसका डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। वह ज्यामितीय आकृति, वह ज्यामितीय आकृति, ऐसे लिखेंगे, वह ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, नहीं होती। क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है हमारा पॉइंट, ठीक है। इस बात को आप नोट करेंगे। तो बच्चों, आपको ये याद हो जाएगा, लिखा हुआ है, वह ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग होगा लाइन। हमारा अगला हेडिंग होगा लाइन। लाइन मतलब क्या होता है? रेखा। बच्चों, आप इसकी भी हिंदी लिख लेंगे, नहीं तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। पॉइंट क्या होता है? होगा बिंदु, बिंदु ये, ठीक है। और लाइन मतलब क्या होता है बच्चों? रेखा, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं ऐसे आकृति बनाऊं तो ये क्या होगी? रेखा होगी। ये क्या होगी? रेखा। ये बच्चों लाइन, रेखा, ओके। तो एक इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले यही देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों,
अगर मैं आपको कह दूँ ये बच्चों क्या है, ये 2 पॉइंट हैं, ये क्या है, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये आपको 2 पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख भी रहे होंगे मुझे लगता है, आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। अच्छा मैं कह दूँ आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर मैं ऐसे जा सकता हूँ, सर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, सर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, अच्छा सर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, सर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, सर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो बच्चों ये क्या है, आपने कहा कि सर इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुँचने के लिए हमारे पास क्या है, 1000 रास्ते हैं, मैं कई तरीक़ों से जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है तो वो केवल एक ही होगी। अब इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो एक ही होगी, जिसे हम क्या कह रहे होंगे, लाइन कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे, लाइन कह रहे होंगे। ये बच्चों ये रेखा नहीं है, ये कर्व है आपका, ये क्या है, कर्व है आपका, ठीक है, ये रेखा नहीं है, ये कर्व है, ठीक। तो 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, ठीक। तो बच्चों आप इसका डेफिनेशन लिखिए कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी लाइन कहलाती है। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी लाइन कहलाती है। पॉइंट नोट हो गया, पॉइंट नोट हो गया वो बच्चों। आगे चलते हैं। अब इस पर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इस पर क्वेश्चन पूछता है, पहला लिखिएगा आप इसे, मैं इसे लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया, एक रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी। पहला क्वेश्चन ये था बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन आपको सेम लग रहे होंगे, ठीक है। एक में कान को इधर से पकड़ा गया है, एक को कान में इधर से पकड़ा गया है, लेकिन बच्चों दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक रेखा बनाने के लिए कम से कम, यहाँ पे वर्ड यूज है कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बच्चों अगर आप मान लीजिए एक बिंदु ले लेते हैं तो क्या इससे आप रेखा खींच देंगे, नहीं। आप कहेंगे कि सर अगर मुझे एक रेखा बनानी है तो हमको 2 बिंदु कम से कम चाहिए, तभी उनके बीच की हम न्यूनतम दूरी बनाएंगे, जो क्या होगी, एक रेखा होगी, ठीक है, जो एक रेखा होगी। तो आप कहेंगे सर एक रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे इसका उत्तर होगा 2। इसका उत्तर क्या होगा, 2। मतलब कि अगर आप 2 बिंदु ले लीजिए तो उसको मिलाकर आप एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक। ये क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, ठीक। अब बच्चों आपको एक रेखा दे दी गई है, पूछ रहा है इस पर कितने बिंदु हैं, ठीक। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर भी एक बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी एक बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी एक बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, जहाँ चाहेंगे आप उतने बिंदु बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक रेखा बनाने कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। और एक रेखा पर कितना बिंदु हो सकता है बच्चों, तो आपका जवाब होगा अनंत। कितना होगा, अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट। एक रेखा पर कितने बिंदु होंगे बच्चे, कितने भी बिंदु आप बना दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप 2 बनाइए, 4 बनाइए, 6 बनाइए, 1 लाख बनाइए, 2 लाख बनाइए, 5 लाख बना दीजिए, आप इस पर बिंदु कितने हैं ये काउंट नहीं कर पाएंगे। तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, मैं अपने तरफ से पूछ रहा हूँ कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा हो तो मैं नीचे लिखूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है दिख रहा है आपको। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बिंदु से होकर जाती हुई
कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा हो, ठीक है। एक बिंदु से होकर जाते हुए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बच्चों आप बताइए कि एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखा खिंचाई जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था बच्चों कि एक रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे एक रेखा बनाने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो बच्चों आप कहेंगे अनंत बिंदु होते हैं, कितना भी बना लीजिए। लेकिन बच्चों अगर आपको केवल एक बिंदु दे दिया जाए और पूछा जाए इससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं, तो आप कहोगे लो सर मैंने एक रेखा ये बना दिया, मैंने कहा एक रेखा ये भी इस बिंदु से जा सकती है, मैंने कहा एक रेखा इस बिंदु से भी जा सकती है, मैंने कहा एक रेखा ऐसे भी जा सकती है, 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 ऐसे भी जा सकती है। बात समझाई? तो मतलब कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं होकर गुजर सकती हैं। मैंने क्या कहा, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो आपका जवाब होगा सर अनंत। कितना होगा? अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। आप इसे भी नोट कर लेंगे। मुझे लगता है आपको तीनों बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है बच्चों, आपको तीनों का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप तीनों का डिफरेंशिएशन पेपर में कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे बच्चों। अगली हेडिंग है हमारी संरेख बिंदु। संरेख बिंदु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। और दूसरा जो है तो असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये दो हेडिंग आपके सामने हैं, आप ऐसे ही लिखेंगे ताकि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए, ठीक। अब देखिए बच्चों, लिखा गया है कि संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? जैसे ये टर्म आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों, आज आपके ज्योमेट्री की बेसिक क्लास है, तो अगर आपके अंदर ये बात नहीं होगी कि संरेख बिंदु क्या होते हैं, पॉइंट क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होते हैं, अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो ये टर्म जब क्वेश्चन में यूज होंगे तब आप क्या करेंगे? अगर आपको इनका मतलब नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो बच्चों पहले आपको ये बेसिक शब्दावली जिसको कह सकते हैं, ठीक है, बेसिक वोकेबलरी कह सकते हैं इनको, तो उन्हें हमें जानना पड़ेगा, तभी हम आगे इन सब चीज़ों को पढ़ पाएंगे, ठीक। तो बच्चों आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है असंरेख, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, ये क्या होते हैं आइए देखते हैं। जैसे मैं कह दूँ मेरे पास 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, ठीक। अगर ये तीनों एक ही लाइन में हैं तो हम इन्हें बोलेंगे संरेख। क्या बोलेंगे बच्चों? संरेख, ठीक। अच्छा ये बताओ असंरेख तब क्या होगा? अगर 3 लाइन ऐसे हों जो एक ही लाइन में ना हों, ठीक है, तो ये बच्चों क्या कहलाएंगे? ये असंरेख कहलाएंगे, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर तो हम 2 लाइन को भी तो संरेख कह सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम 2 लाइन, अगर 2 बिंदु हों हमारे पास, ठीक है, तो ये दोनों तो संरेख है कि नहीं है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो बच्चों जो चीज़ अंडरस्टूड होती है उसे हमें कहने की ज़रूरत क्या होती है? जैसे अगर आपको पता है कि मैं कहीं 2 लिख दूं तो उसके सामने हमें पता है कि प्लस है, अगर कोई चिन्ह नहीं तो हम मानेंगे प्लस है, तो ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे तो हमेशा संरेख रहेंगे ना, ऐसे ऐसे ले लो, ये हमेशा संरेख रहेंगे, एक ही रेखा में है। 2 पॉइंट ऐसे ले लो तब भी 2 रेखा एक ही संरेख में है, ठीक है, एक ही संरेख में है। तो यार जब 2 रेखाओं के लिए, 2 बिंदुओं के लिए ये बात तो वैलिड है ही हमेशा के लिए, तो उसे हम कहने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कहते हैं यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु
एक ही रेखा में हो तो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। बस समझ आ गई। और अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा में ना हो तो क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लिख लेंगे। लिख लेंगे, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। अब इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना, अन्यथा असंरेख कहलाते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर बच्चों 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, ठीक है, तो वो तीनों क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। अगर वो तीनों एक रेखा पर न स्थित हों, अलग अलग रेखाओं पर स्थित हों, तो क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने दोनों का डेफिनेशन लिख दिया, आप इन्हें नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। हमारा अगला हेडिंग होगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। पहली बात तो आप इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, एक बार पेपर में पूछ ली गई थी, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे ई लगा दिया था, ठीक है, वो गलत है। यहाँ पे होगा स्पेलिंग PARALLER, पैरेलल लाइंस, यानी कि इसका हिंदी होगा समानांतर रेखाएं। ये क्या होता है बच्चों? ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है, लेकिन मैं पूरा डेफिनेशन लिखवाऊंगा क्योंकि इसके डेफिनेशन से ही पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों? जैसे मैं 2 लाइन ऐसे खींच दूं, 2 लाइन मैंने ऐसे खींच दिया कि ऐसे खींचा कि इनके बीच की दूरी हमेशा क्या है? अगर मान लो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी इनकी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी दूरी इनके बीच की कितनी होगी? 5 ही सेंटीमीटर होगी। तब उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, जब इनके बीच की दूरी यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, और आगे जाएंगे तब भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ जाएंगे तब भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ जाएंगे तब भी 5 सेंटीमीटर, तो इनके बीच की दूरी ऐसी होती है कि वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो, वह क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। अब आप अपने आगे बढ़ा लेंगे, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, वो सब तो आपका काम है लिखना, ठीक। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी कि ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? बराबर रहे, ठीक है, तो वो ऐसी रेखा क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगे, ठीक। इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, आप घबराएंगे नहीं, इसे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक। अभी आपको इसका डेफिनेशन जानना है और इसका मैं कंपेरिजन करूँगा प्रतिच्छेदी रेखाओं से, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है। तो बच्चों ऐसी रेखाएं, ये इसके डेफिनेशन से ही पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो आप बताएंगे कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो पेपर में पूछा था कि समांतर रेखाओं की विशेषता होती है, मतलब विशेषता वर्ड यूज कर, जैसे लग रहा है कि हाँ कहाँ से फॉरेन से क्वेश्चन लेके आया ये, ठीक है। तो उसने पूछा कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। पहला ऑप्शन था हमेशा बदलती है, दूसरा ऑप्शन था कभी नहीं बदलती है, तीसरा ऑप्शन था कहीं बदलती है कहीं बराबर रहती है, ठीक है। चौथा ऑप्शन कुछ और ऐसा बना के एनओटी रख दिया होगा, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा जो हमारा, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होंगी? बराबर होंगी, वो क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक। अभी बच्चों हम बेसिक शब्दावली पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। आ जाओ, पैरेलल लाइंस हो गया, अब आ जाओ इसके आगे, अब लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं,
प्रतिच्छेदी रेखाएं। बच्चों देखो, आपको नाम इंग्लिश में भी जानना है, हिंदी में भी जानना है, जो याद रह जाए वो बढ़िया है। ठीक, तो बच्चों अभी आपने देखा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। तो जाहिर सी बात है उसका उल्टा ये होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान ना हो हमेशा, वो क्या कहलाएगी। अभी आपको लग रहा होगा बराबर है, ऐसे कर लो तो आपको दिखेगा कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो बताओ बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर ना हो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बीच की दूरी कितनी बच्चों, 6 सेंटीमीटर मान लिया। यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे दूरी घटती चली जा रही है। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा या हर जगह बराबर ना हो, बराबर ना हो, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। तो इस हिसाब से समांतर रेखाओं का एक और डिफिनेशन बन सकता है। ठीक है, कि ऐसी दो रेखाएं, समांतर रेखाओं का एक और डिफिनेशन इससे बना लिया कि ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, एक डिफिनेशन और लिख लीजिए यहाँ पर, हो सकता है आपको कभी काम आ जाए, या करके लिख लीजिए, ऐसी रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद ना करें, वो क्या कहलाएंगे, समांतर रेखाएं। भाई जब उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी तो कितना भी उनको बढ़ा दीजिए वो काटेंगे नहीं। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये आपको तो अभी कट करते हुए नहीं दिख रहे होंगे, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कट करना। ठीक है, लेकिन जब बच्चों इन्हें आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा करते हैं, एक दूसरे को ये कट कर रही हैं, इसलिए क्या कहेंगे, इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। बात समझ आ गई। ये देखो बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको 100% चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसीलिए आपको एक एक शब्द अच्छे से समझाया जा रहा है ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बच्चों जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में काम आएंगी, इसीलिए आपको बताई जा रही हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हेडिंग होगा एंगल्स। क्या होंगे, एंगल किसे कहते हैं, ANGLE, एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। कोण क्या होता है हमें ये पढ़ना है। ठीक है, देखो बच्चों जैसे अभी आपने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी, दो रेखाएं, ऐसी रेखाएं, जब दो रेखाएं जिनके बीच का दूरी हमेशा समान ना रहे तो कभी ना कभी दूसरे को जब काटेंगे जरूर वो, तो उनके बीच में एक कोण बनेगा। क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। ठीक है, इधर भी वही कोण बनेगा। ठीक, तो जब दो रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। ठीक, तो बच्चों इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, देखिए ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट गई तो इनके बीच में क्या बना, एक झुकाव बना, एक के बीच में जो झुकाव होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे ये। ठीक है, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे काटी तो ये क्या बनेगा, ये उनका बीच का कोण कहलाएगा, इसे हम थीटा कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको एक बात, अब इसका डेफिनेशन लिखिए, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसको लिख भी देता हूं मैं नीले पेन से, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं भाई। ठीक, अब आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये। बच्चों टाइम ज़्यादा हो रहा है और मैं सुबह से आज यहीं पर हूँ। ठीक है, तो आज के लिए आपकी इतना ही क्लास रहेगी। लिख लेते हैं, पहला टाइप है बच्चों, पहला टाइप होगा जीरो एंगल। आप लिखेंगे जीरो एंगल, जीरो एंगल लिखेंगे शून्य कोण, शून्य कोण। ठीक है, शून्य कोण क्या होता है बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए मैं दो रेखाएं
दो रेखाएं ऐसी बनाऊं, ठीक है, कि उनके बीच में कोई एंगल ही ना बने, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो बच्चों क्या कहलाएंगे, ये दोनों जीरो कोण बना रही हैं, तो आप इन्हें कहेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, शून्य कोण बना रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं जीरो एंगल, ठीक है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर पड़ी होंगी, ठीक है, तो उनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, जीरो कोण कराएंगे, शून्य कोण कराएंगे, जीरो एंगल बनाएंगे वो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला होगा बच्चों न्यून कोण, हेडिंग डालेंगे एक्यूट एंगल, हेडिंग होगा ACUT एक्यूट एंगल, जिसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, न्यून कोण, ठीक, न्यून कोण बोलेंगे। ये क्या होता है बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए दो रेखाएं मैं ऐसी बना दूं जिनके बीच का एंगल 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे मैं लिख दूं, आप इसको लिखेंगे जीरो एंगल, ठीक है, और इसमें लिखेंगे जो थीटा होगा वो छोटा होगा 90 अंश से और वो बड़ा होगा किससे, 0 डिग्री से। ये क्या होगा बच्चों, न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब ये एंगल चाहे 0.11 डिग्री का हो, या फिर ये 1 डिग्री का हो, या फिर ये 5 डिग्री का हो, या फिर ये 10 डिग्री का हो, या फिर ये 80 डिग्री का हो, या फिर ये 89 डिग्री का हो, या फिर ये 89.99 डिग्री हो, ये सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। जब तक बच्चों ये 90 या 90 से ऊपर नहीं पहुंच जाता, तब तक हम कहेंगे क्या, इसे एक्यूट एंगल कहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक। आ जाओ एक और देख लेते हैं। एक्यूट के बाद बच्चों लिखेंगे समकोण, यानी कि राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, इसको बोलेंगे बच्चों समकोण, हिंदी में बोलेंगे इसे समकोण। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो बच्चों समकोण का मतलब होता है, ज्योमेट्री में सम जहाँ पे आ जाएगा, जान लेना 90 की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बच्चों जान लेना यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर कौन होगा, थीटा। थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब इसका निर्माण कैसा होता है, जो ऐसे एंगल आपको दिखते हैं ना, ये 90 एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब ये कोण कितने का होगा बच्चों, केवल 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बच्चा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इससे क्या आपका क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहेंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है अधिक कोण। अगला है बच्चों अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, अभी मैंने बताया कि जो रेखा, जो एंगल 0 से 90 के बीच में उन्हें क्या कहेंगे, एक्यूट। जो एंगल 90 बराबर होगा उसको आप कहेंगे समकोण। और जो कोण अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो और छोटी हो किससे, 180 डिग्री से, वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों ये ध्यान देना कि आपका जो कोऑर्डिनेट होता है तो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक कोऑर्डिनेट बच्चों, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तीसरा कोऑर्डिनेट, ये चौथा कोऑर्डिनेट, ऐसे होता है। तो बच्चों जब तक ये एंगल यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, इस पर कितना बनेगा, जीरो एंगल बनेगा, ठीक है। फिर ये बच्चों ये इस पर कितना होता है, 90। अब इसके बीच में जो रहेगा वो क्या होगा, 90 से कम, यानी कि इसको मैं दर्शा देता हूँ, ये होगा जीरो एंगल, ठीक है बच्चों। फिर ये इधर क्या बनेगा, न्यून कोण। क्या बनेगा, न्यून कोण, ठीक है। ये क्या होगा बच्चे, समकोण। ये क्या होगा बच्चे, यहाँ पर अधिक कोण, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऋजु कोण। क्या होगा, ऋजु कोण, ठीक है। अभी ऐसे देखते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों आप इसे ध्यान देंगे। अगला पढ़ेंगे तो जो एंगल 90 अंश से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। चाहे वो एंगल 90.1 डिग्री हो, तब भी वो क्या होगा, अधिक कोण होगा।
अगर वो एंगल हमारा 91 हुआ तब भी कितना होगा, ये अधिक कोण होगा। अगर वो एंगल हमारा 179.99 डिग्री हुआ तब भी वो कितना होगा, अधिक कोण होगा। बात समझ आ गई। अगला हेडिंग डालो बच्चों, अगला हेडिंग है हमारा स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, जिसका मतलब होता है बच्चों रिजु कोण कहते हैं, रिजु कोण या फिर सरल कोण, सरल कोण, ठीक है। ये दोनों नाम है इसके। बच्चों देखो नाम को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको रिज कोण पता है तो पेपर में सरल कोण पूछ लिया तब आप चले गए। अगर आपको सरल कोण पता है, अगर रिज कोण दे दिया पेपर तब आप चले गए, ठीक है। तो आपको नाम हिंदी में सारे आने चाहिए, ठीक है। अक्सर यही होता है कि इंग्लिश में केवल एक नाम होता है, लेकिन हिंदी में कई नाम हो जाते हैं, तो उन्हें आपको जानना जरूरी है, ठीक। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि ये जो 90 अंश से बड़े 180 से छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। अब जो कोण हमारा 180 अंश के बराबर होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा, रिज कोण कहलाएगा। तो बच्चों देखो एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है, ठीक है। ये लाइन ऐसे ऐसे घूमते यहाँ पे आके गिर गई है, ठीक है। तो इनके बीच में कोण कितना बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री का। इनके बीच में बच्चों कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। देखना एक लाइन ये थी, वो लाइन ऐसे 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 घूमते सीधी हो गई है, ठीक है। तब इनके बीच का कुल कोण कितना बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री का। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। पेपर में इसका बहुत यूज होगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक। तो बच्चों 180 अंश के दो रेखाओं के बीच का अगर कोण 180 अंश होगा तो क्या कहलाएगा, रिज कोण या सरल कोण कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा अगला कोण है रिफ्लेक्स एंगल। अगला पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जिसको इंग्लिश में बोल देंगे बच्चों वृहत कोण, वृहत कोण, या फिर इसका पेपर में एक और नाम पूछा गया प्रतिवर्ती कोण। टेट में पूछा गया था बच्चों ये प्रतिवर्ती कोण। तो ये नाम जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे नाम हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। अगर आपको हिंदी याद होगे तो और अच्छी बात है, इंग्लिश में याद होगे तो और अच्छी बात है, ठीक। तो बच्चों ये कोण क्या होता है, अगर हमारा कोण 180 अंश से बड़ा हो, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा हो तो हमारा कोण क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा या फिर प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो बच्चों अब ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा, मैं एक और कलर यूज कर लेता हूँ। आपको ये पता क्या है, रिज कोण है ये पूरा, ठीक है। अब ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा, ये 360 या 180 के बाद जो 360 तक दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, वृहत कोण, वृहत कोण आप इसको ध्यान रखेंगे, या फिर प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। जो बच्चे मिट गया है वो आप पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने पढ़ा कि 180 अंश से बड़े और 360 से अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं। अब वो एंगल या तो 180 से कुछ बड़ा हो, 180.11 डिग्री हो, या फिर वो एंगल हो 359.9 डिग्री हो, हम क्या कहेंगे, उसे प्रतिवर्ती कोण करेंगे या फिर वृहत कोण कह रहे होंगे, ठीक। लास्ट है बच्चों हमारा संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, पहले इंग्लिश लिखेंगे COMPLET, कंप्लीट एंगल, जिसको बोलते हैं बच्चों संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक है, संपूर्ण कोण, ठीक। अब बच्चों आपके पास अंतिम में एक ही कोण बचा हुआ है 360 डिग्री, यानी कि थीटा को कितना होना पड़ेगा, 360 डिग्री होना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, वो संपूर्ण कोण बनेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे बनेगा कैसे, जैसे अगर मान लीजिए आपका कोण यहाँ से शुरू हुआ था, मान लीजिए आपका एक रेखा थी, अब ये कोण बनाना आपसे शुरू किया, एक ऐसे बना, ऐसे बना, ये 90 अंश का बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये आ गए अधिक कोण में, फिर ये आपने बना लिया रिज कोण, ठीक है। फिर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या बनता जाएगा, ये सब क्या बनेगा, बृहत कोण बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप घूमते 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 जब फिर इस पर आ गए, ठीक है, तब ये अब फिर आप इसी पे आ गए, तब ये कोण कितने का बनेगा बच्चों, 360 डिग्री का। यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे तो आपने ऐसे जब घूमा, एक चक्कर पूरा किया, तब वो कोण क्या कहलाएगा, 360 डिग्री कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसे क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। आपने एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया, ठीक। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा,
ठीक है। और आपको बेसिक जानकारी जो मैंने दी है वो पूरी बात समझ में आपको आई होगी, बढ़िया से आई होगी, ठीक। तो बच्चों आपको एक और जानकारी यहाँ से मिल रही है, एक और जानकारी आपको मिल रही है कि जैसे अगर मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक है, तो अगर आप इसके चारों ओर अगर एक घूम जाएं तो कितने का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। एक बिंदु हो, उस पर आप पूरा घूम गए तो कितने का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको ये बात नोट कर लेनी है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल को हम इसके आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम कल बेसिक ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, कांस्टेबल, ठीक है, एसआई सारे एग्जाम्स में मिलेंगे और आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो बच्चों हम आज के लिए यहीं पर क्लास रखेंगे, आप अपने घर में रहकर पढ़ाई करिए, हम आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।